गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया हूँ। तो भविष्य कलेक्टर जरा आ जाए। कल क्या सोने से पहले लिख के देखा फिर कुछ है? मैं जवाब ही नहीं दूंगा आपकी बातों का। मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा आपको। आप कुछ पूछ रहे हैं मेरे को, होमवर्क किया कि नहीं, उसका आंसर मैं दूंगा ही नहीं। मैं गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई थी और लाइट का मैं बहाना सर से बनाऊंगा, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद सूर्य उदय हुआ ही नहीं, अभी सीधे 10:15 बजे हुआ है। जी हाँ, ठीक है। चलो, तो ओजोन होल कल की क्लास आपने दी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ओजोन होल क्या होता है। अब मैं तो इंतजार कर रहा होता हूँ इस क्लास में कि आएंगे वो बच्चे, आएंगे जो लेट होते हैं, वो आएंगे समय से, कभी तो आएंगे। हाँ, क्लोरीन रिजर्वायर ब्रेक होने के बाद पीएससी बना, ना ना ना, पीएससी तो पोलर वोर्टेक्स से बना रहे हो आप। हाँ जी, हाँ, वही कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। कल की क्लास की जो थीम थी वो ये थी, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जो हमारा पोल्यूशन वाला पिलर चल रहा था, ठीक है, पोल्यूशन वाला जो पिलर चल रहा था, प्रदूषण जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने देखा कि एक ग्लोबल वार्मिंग का काफी इशू है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ गैसेस हैं, साथ ही कुछ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी कुछ गैसेस और हैं जिनके इस्तेमाल से क्लोरीन, ये कुछ थोड़ा भयानक तत्व है, हाईली रिएक्टिव, इससे हमने कल सीखा कि ओजोन होल हो रहा है। ठीक है, अब ओजोन होल होने से आपको मैंने बताया कि हमारा ये ऊपर ओजोन एक्चुअल में यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा होता है। अब ये यदि नहीं है तो वो यूवी रेडिएशन अर्थ पे पहुंचेंगे, अर्थ पे जो 100 यूनिट आ रही थी मान लीजिए सनलाइट की, वो और प्लस होकर आएगी, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को और कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा। मतलब ये प्रॉब्लम अपने आप में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है सर, ओके। अब ये अपनी कहानी तो जो है यहाँ तक की समझ में आपको आ गई। हाँ, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जी सर, तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी, मतलब जिसे आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों के हल को लेकर है, सोल्यूशन को लेकर है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आज ओजोन होल को रोकना है तो आप क्या कहोगे, मतलब क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या हल निकल सकता है ओजोन होल? अच्छा, कल आपको याद होगा कि पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक जो क्लाउड होते हैं उनको आप बनने से रोक सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैसे रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते सर। वेल डन। पर तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हमारे हाथ में वो जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ तक तो बात अपनी समझ आ गई। तो हमारे हाथ में जो है वो है ओजोन डिप्लीटिंग जो भी सब्सटेंसेज हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ओजोन क्षरण तत्व जो हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फेज डाउन करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि तुम उन क्लाउड्स को रोक नहीं सकते जिसमें HNO3 वगैरह का निर्माण हो रहा है, और क्लोरीन आपका जो नाइट्रेट था, जी सर, और HCl जो था, जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो नो डाउट ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गया। ये मान लीजिए इसके साथ भी क्लोरीन फ्री हमने देखा था कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिएक्ट हो जाएगी। तो इस पे क्लाउड पे कोई हमारा वो नहीं है एक तरह से कंट्रोल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से ही हमारा कंट्रोल हो सकता है। अब मेंस में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन होल को रिकवर करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, बिना पढ़े जाओगे उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो 99% लोग पता क्या करेंगे? हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोक देना चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें कम्युनिटी को अवेयरनेस देना चाहिए, हमें जो है लोगों को बेहतर शिक्षा देना चाहिए, हमें ओजोन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। कोई गलत नहीं है, सही लिख रहा हूँ, नंबर नहीं मिलेंगे, बस नंबर नहीं मिलेंगे, काम तो वही कर रहा हूँ। सर मैंने प्रॉपर्ली क्या अंडरलाइन करी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, मैंने करंट अफेयर भी कराया। तुमने कहीं बात ही नहीं करी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हटाने की बात तो तुम करो, लेकिन ये हटाया कैसे या हटा कैसे रहे ये तो तुम्हें बात ही नहीं।
तो आज का जो सेक्शन है वो एक्चुअल इस पोर्शन पे काम करेगा आज की क्लास, कि ओजोन होल को रिकवर करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कैसे हम लोग रोक करें, ग्लोबली किस तरह से इन सब चीज़ों के सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। तो आप लोग पहले देखना कि अभी हमारी स्थिति ये वाली है, अभी स्थिति हमारी जो है वो ये वाली का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रोक देंगे, ये कर देंगे, पेड़ लगा देंगे, लोगों को मदद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीज़ें। बट इससे काम नहीं होगा, काम सेकंड वाले पिलर से होगा जो अपन अब देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करता हूँ, कहाँ से एकदम स्टार्टिंग से जो है हम लोग ओजोन को लेकर चर्चा में आए वहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आखिरी में मैं समरी लिखवा दूंगा, सो आप हो सके तो सुनने पर ज़्यादा फोकस करना। आप कह रहे हैं तो सुन रहा हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। जी जी सर, ओके। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये 1840s का टाइम रहा होगा, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो टाइम, 1840। ये वो टाइम रहा है उस दशक में, मतलब ओजोन के बारे में लोगों को थोड़ी सी पता लगी जानकारी कि भैया O3 करके कुछ है, ओजोन जैसी कोई व्यवस्था है मतलब हमारे पर्यावरण में, आसपास एनवायरमेंट में। पर वही चीज़ है कि किसी चीज़ के बारे में पता लगता है तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसी होती है कि पीछे पड़ जाती है चीज़ों के। तो 1900 तक आते आते 1900 तक आते आते ये पता लगा लिया था कि ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी, समताप मंडल में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इन्हें बिल्कुल पता लगा, और इन्हें ये तक पता लगा लिया कि ओजोन के होने से हमारे बहुत सारे हानिकारक यूवी रेडिएशन जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये अपने 1840 की कहानी, 1840 से 1900 मतलब आने वाले 30-40 सालों में काफी डेवलपमेंट हुआ ओजोन को लेकर। देन यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद में लोगों को अवेयरनेस शुरू हो गई, जानकारी मतलब कि हाँ बढ़िया है जो है। लेकिन अगले 10-15 साल में ये भी समझ में नहीं आने लगा 1900 के बाद से कि यार ये ओजोन जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि उसको हानि पहुंच रही है। तो बोले किससे पहुंच रही है? तो उस टाइम ना इंडस्ट्रीज में अमोनिया का बहुत यूज होता था, किसी भी चीज अमोनिया। ठीक है, आई बात समझ में, अमोनिया। तो ये क्या है भाई, अमोनिया का यूज हुआ। अब इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करो है ना, 1900 के पहले आप देखोगे तो बहुत सारे देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, औद्योगिक क्रांति अपने स्तर पे जा पहुंची थी। तो इस तरह के एलिमेंट कंपोनेंट का यूज होना मतलब कॉमन चीज थी मतलब। बट 1920 तक, 1920 तक इन्हें अंदाजा लग गया था कि अमोनिया को फेज डाउन करने की जरूरत है, अमोनिया को हमें कम करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस हमें नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अमोनिया को बंद करके कि भाई ओजोन पे थोड़ा सा जो है इशू क्रिएट होगा, अमोनिया के कारण ओजोन हानिकारक हो रही है और ये सारी चीजें, या पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं। अब ये समय जो था वो 1920 का था, उसके बाद से जो है धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एकदम से नहीं होता कोई चीज, ऐसे कि आज मुझे घर बनाना है, धड़ाम घर बन गया 7 करोड़, एकदम से घर नहीं बनेगा। मतलब कोई भी चीज टेक्नोलॉजी में समय लगता है। मतलब अभी हमने देखा कि BS6 इंजन और फिर आगे की टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी पे पहले रिसर्च चल रहा होता है, फिर उसको बनाते हैं, फिर जनरेशन को अडैप्ट करती है, खरीद के ले जाती है और फिर यूज कर रही होती है। तो मतलब धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इन्होंने अमोनिया को फेज डाउन करके बातें करना शुरू कर दिया। 1970 तक कोई चर्चा नहीं हुई, तब तक खूब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह खूब यूज हुआ सारी चीजें। मतलब देख रहे हो तुम 1840 में पता लगता है, उसके बाद 1900 में और थोड़ी रिसर्च करते हैं, 1920 में अमोनिया को फेज डाउन करके 1970 तक खूब क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला। इस बीच में सारे डिवाइसेस बने, सारी चीज बनी, लोगों तक पहुंचे, रेफ्रिजरेटर लिया लोगों ने, ये किया वो किया, सब सारी कूलिंग डिवाइसेस सब में खूब इसका इस्तेमाल किया। 1970 का समय ऐसा था कि कुछ देश जो थोड़े जागरूक होने लगे थे, उन्हें लगा था कि अच्छा इस बीच क्या हुआ, 1920 से 70 वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में फ्लड आना शुरू हुए, ड्रॉट आना शुरू हुए, सूखे की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, हेवी रेनफॉल, मतलब क्लाइमेट चेंज जैसे कुछ तत्व इन्हें दिखने लगे, कुछ गड़बड़ी सी लगने लगी कि अब पर्यावरण ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा। तो 1970 में कनाडा जैसा देश, समझ रहे हो तुम, कनाडा देश हो गया, रशिया, USA, मतलब ये ऐसे देश थे जो एक होकर काम करना चाहते थे। और इन्होंने कहा कि अरे भैया हमको सभी लोगों को एक जगह पे आना चाहिए, एक स्थान पे आना चाहिए, मिलना चाहिए, सारे देशों को मिलकर पर्यावरण से संबंधित कुछ चर्चाएं चलनी चाहिए, क्योंकि अब जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वो सारी चीजें। मतलब आप लीडरशिप पर कितनी चीजें डिपेंड करती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब कनाडा, USA, रशिया एनवायरमेंट सेंट्रिक बातें कर रहे थे। अभी तुम देख लो, मतलब आगे ऐसा टाइम भी आएगा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जब बातें करी तो सबसे लास्ट में हाथ खड़ा करने वाला कनाडा रहा, सपोर्ट करने वाले, तो एक टाइम सबसे आगे भी थे। तो अपने आप में अच्छा इस बीच क्या हुआ कि 1970 तक अपने दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर इतने लेट क्यों हो गए भाई, इसके पहले की तुम सिचुएशन देखो, कुछ जो बड़े बड़े देश अपनी आजादी में परेशान है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन में परेशान है सर, फूड रिवोल्यूशन चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए, खाने, अब जिनको खाना मिल नहीं रहा है, पेट खाली, और तुम उनसे जाके ओजोन की बातें करोगे, एक बार ओजोन डिप्लीशन की बातें कर रहे हो, कैसे काम बनेगा, कहीं सूखे की स्थिति पड़ी हुई है, कहीं फेमाइन आ रखे हैं और तुम ओजोन डिप्लीशन की उनसे बात करोगे, नहीं हो कैसे, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो ये 1970 के आसपास थोड़े सा फिर कुछ कंट्रीज जो है जो थोड़ी स्टेबल होने लगी थी, वो मतलब जागरूक होने लगी धीरे धीरे, उनका मानना ये था कि भैया हमें एनवायरमेंट को लेकर कुछ बात, कोई ओजोन को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, एनवायरमेंट बात कर रहा है, एनवायरमेंट वर्ड है कीवर्ड। तो फाइनली आगे करते करते 1972 इतिहास के पन्नों में लिखा गया, ठीक है, 1972, 1972। अभी 1972 इसलिए तुम हर बार कहीं भी देखना पर्यावरण आप पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्फ्रेंस मिलेगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कहाँ है, स्टॉक कहाँ है भाई, कंट्री स्वीडन, यूरोप, वहां एक कॉन्फ्रेंस होती है, और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है पूर्ण रूप से पर्यावरण पे, एनवायरमेंट पे। कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ लिया जहाँ सारे देश के लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चाय समोसे लिए बढ़िया, हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, बेसिक एक टॉपिक पे बेसिक चर्चा करना और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मतलब आज भी इतिहास में अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, आज तो आप देखोगे कि एक देश के पास मिलिट्री आर्मी भले कम पड़े, लेकिन पर्यावरण को लेकर कितना सीरियस है उससे उसकी छवि और ऊपर चली जाती है। मतलब आप देखोगे तो जरूरी नहीं कि उसका कितना क्या पावर है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर उसकी छवि इस बात से भी निर्भर करती है कि वो क्लाइमेट चेंज और कोल वगैरह का जो है, या कार्बन उत्सर्जन को या कार्बन एमिशन को कितने बड़े स्तर पे रोक रहा है, सोलर एनर्जी को कितना प्रमोट कर रहा है, विंड एनर्जी को कितना प्रमोट कर रहा है, ग्रीन एनर्जी को कितना प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना प्रमोट कर रहा है, इन सब चीजों पे देखा जाए, मतलब क्लीन एनर्जी का जो डेवलपमेंट कर रहा है उसकी अलग छवि आज के टाइम। तो इंडिया को आप देख लो, ब्राजील को देख लो, मतलब एक टाइम पे हम US, कनाडा इनकी बातें करते थे, लेकिन अब बस आप पूरा ग्लोबल लीडरशिप बदल गया है। आप देखोगे तो आपको ब्राजील, इंडिया ऐसे देश एकदम उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण उसका बिल्कुल अलग है कि आप देखोगे तो पूरी चीजें चेंज हो रही हैं, सब हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं हमेशा, हम क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी कंसर्न है, मतलब एज अर्थ को हमें ध्यान रखना है, प्लेनेट की रक्षा करना, इस थॉट पे अब देश जो काम कर रहे हैं उनका वर्चस्व वाला लेवल पे जा रहा है। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसलिए याद किया जाता है इतिहास में कि पहली बार ऐसा था कि देश, कुछ देश जो है, सब देश एक जगह किसी एक मुद्दे पे बैठे थे, स्पेशली एनवायरमेंट पे। यही वो समय था USA, रशिया तुम्हें एक ही बार एक साथ देखने को मिला, उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा, देख लो तुम, यही वो टाइम था जब इन्होंने एक मुद्दे पे सब लोगों ने चर्चा करी है। तो बाय द वे यदि हम लोग इन सब चीजों को ऑब्जर्व करें तो वो 1970 से पूरी स्टोरी धीरे धीरे शुरू होती है।
अब ये तो कॉन्फ्रेंस था एनवायरमेंट का, हाँ करेंगे, एनवायरमेंट सही होना चाहिए, हम लोग रह रहे हैं, हमें संरक्षण करना, ये करना वो करना, ये 1972 की बात है, स्टॉकहोम लोग आए, चाय पी के चले गए, काम। 1974 में क्या होता है कि एक व्यक्ति है शेरवुड करके, शेरवुड लकड़ी पे शेर बैठा है, ऐसा इमेजिन कर लो। ये व्यक्ति क्या करता है, आर्टिकल पब्लिश करता है, और ये शेरवुड जो आर्टिकल पब्लिश करता है, इसने ओजोन का पूरा लेखा जोखा उस आर्टिकल में बता दिया कि देखो भैया ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन होल की समस्या हो रही है, किन किन कारणों से हो रही है, जो तुम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हो, सारे दुख दर्द ये चीजें यही जागृत हो रही है। होता क्या है ना, जानकारी का अभाव अक्सर अंधेरे में रख रहा होता है, तो जानकारी का अभाव का मतलब ये कि पता ही नहीं है, कॉन्फ्रेंस चल रही है लेकिन कोई डिटेल डिस्कशन नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे 1974 में ये आर्टिकल रिलीज होता है, ये थोड़ी सी हलचल मचा दी इसने, मतलब कि भाई आज सोशल मीडिया पे कोई चीज कैसे एकदम पहुंच जाती है सब तक, तो उस टाइम के लिए वैसे आर्टिकल पब्लिश करना एक बड़ा काम हुआ करता था। तो इन्होंने ओजोन होल को लेकर एक बढ़िया जो है आर्टिकल दिया और देखा कि सारे मतलब पूरी दुनिया में जितने ये एनवायरमेंट अप्रोच जिनकी थी कि भाई थोड़ा सा इनको ठीक करें, पर्यावरण को ठीक करें, उनके लिए तो मतलब ये आर्टिकल काफी इंफॉर्मेटिव निकला और काफी चिंताजनक निकला कि असलियत कुछ और है, ओजोन का तो हम ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, ओजोन होल मतलब ये, और उसमें उसने सारी चीजें लिख दी थी कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, सारी बातें। तो एक ट्रिगर की जरूरत थी, तो 1974 को इसलिए ओजोन के इतिहास में याद भी रखा जाता है कि भाई इस ओजोन होल के बारे में हमें मान के चलो कि लगभग पता लगा था कि ऐसा कुछ घटना घटित हो रही है, हमारे ये जो पुराने हमने इतने कर्म किए हैं, अमोनिया हटा के क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले आओ, ये ले आओ। 1974 के बाद 1977 तक ये चीज यूएन में चली जाती है। यूएन मतलब फिर सारे देशों में, मतलब यूएन ने सोचा कि अब हमें समय आ गया कि भाई कुछ एक्शन वगैरह लेना चाहिए, सारी चीजें 1977 तक ये बात निर्णय होता है। तो अभी तक की कहानी थोड़ी समझ आ गई आपको कि कैसे धीरे धीरे चीजें कंसर्न वाली होती चली गई और लोग फिर इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा सीरियस होने लगे। ये स्टोरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं है, लेकिन आगे की जो लर्निंग हमें करनी है उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि यदि मैं आज आप लोगों से कोविड के बारे में पूछूं तो तुम आज 1000 पेज की किताब लिख दो कोविड के बारे में, बिल्कुल सारी चीजें तुम्हारे सामने घटित हुई है हर चीज, मतलब जिया है तुमने उसको, और जब बोले जी के बाहर निकले सर हम, जब देखो तब भाप ही ले रहे थे सर हम। जी हाँ, लिए भाप लिए भाई, काढ़ा काढ़ा जो है सूंघा गया पीने की बजाय, नीम के पत्ते डाले हैं सर उसमें, गिलोय डाल के जो सूंघा हुआ है सर, समझा करो, सैनिटाइजर पी रहे हूं सर बोले मैं। जी हाँ, तो कहने का मतलब जो है गिलोय रनवड़ी सब सब कर लिया सर, तो कोविड के बारे में तुमसे कोई पूछ ले तुम उसको रंगीन बना सकते हो, बट अब ये वो समय है 1970 का, 75 का, नहीं ये 77 का, जन्म ही नहीं हुआ हमारा, समझ, पढ़ाने वालों का जन्म नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इतिहास कुछ पता नहीं हो रखा होता है, तो बस बबूल बहने लगे होते हैं, कुछ भी चल रहा है, मॉन्ट्रियल को मिक्स कर देंगे, वियना से वियना को, इससे क्वेटो से मिक्स, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, एग्जाम में इकट्ठा हो गया। इसलिए हम थोड़ा सा इतिहास को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आया कहां से, क्या पूरी स्टोरी जरा समझे तो जरा। तो बस मैं वही चाह रहा था कि इतना आपको समझ आ गया कि भैया 19 एटलीस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व करें हम लोग, तो 77 के बाद थोड़ा यूएन में चीजें पहुंची और उसके बाद ओजोन को लेकर जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उसको लेकर थोड़ा सीरियस मुद्दा उठने लगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके थोड़े बेसिक्स ठीक कर दिए जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में कुछ शब्दावलियां बहुत कॉमन सुनते हो, जैसे कॉन्फ्रेंस, अभी जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सुना आपने, है ना? कॉन्फ्रेंस के बाद में सम्मेलन कहते हैं कैसे? हाँ, फिर आप सुनते हो कन्वेंशन, कन्वेंशन समझौता, फिर आप सुनते हो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, फिर आप ट्रीटी, सुना है कि नहीं, संधि, फिर आप सुनते हो समिट, शिखर सम्मेलन। ठीक है, बस हेलो इतना काम हो जाएगा, पहले इतना जरूरी लिख लो, इनको लिख लो जल्दी से, एक बार बना लो कॉलम, बना लो। सुना है ना, नहीं सुना? सुना तो है लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, मैं तो देखता ही नहीं हूं, मैं तो बस पढ़ के नोट बना लेता हूं, हो गया, अपने समझ नहीं बैठती सारी कुछ चीज। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए अपन एक बार जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तो फिर हम तो डिस्टर्ब करेंगे ना सर, हम तो पूछेंगे बीच में, कॉपी पेस्ट जरूरी है। तो तुम्हारा जो है पूरी व्यवस्था भी, पर्यावरण की काम की जो चीजें हैं वो सब यहीं पे बताता हूं। देखो समझो, कॉन्फ्रेंस का मतलब तुम समझ लेना कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चर्चा यदि करनी है, तो जब भी सामान्य चर्चा हो, जनरल डिस्कशन जब भी होते हैं, जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा, डेलीगेट्स आए, कंट्री के सबको बुलाया, चाय समोसे खाए, बढ़िया से बातें करी। आज जैसे 1972 की जो कहानी मैंने तुमको बताई, एनवायरमेंट पे जो है लोगों को बुलाया गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, किसी ने प्रेजेंटेशन दिया, कोई जानकारी दी, ये वो, बस हो गया, जाओ खत्म, घर पहुंचो, फ्लाइट की टिकट थी, वापस कोई निर्णय निर्णय कहीं निकलो, बस चर्चा हो गई, सब कुछ, मतलब टॉपिक की जो बिल्कुल चिंगारी जो होती है ना, वो ये है बस स्टार्टिंग की कहानी कि कॉन्फ्रेंस होना मतलब कोई जनरल डिस्कशन, किसी एक मुद्दे पे चर्चा करना, कुछ कॉमन सिनेरियो बन रहा है, कोई कॉमन डिसीजन लेने की बात है, तो फिर चलो ठीक है करते हैं कुछ आगे। अब करते हैं कुछ आगे, इट मींस दैट कि ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर उसको कन्वेंशन के रूप देना पड़ता है। कोई भी चीज पे जब आप निर्णय लेते हो तो आपको फिर अब एक कन्वेंशन का रूप देना पड़ता है। लेट्स अज्यूम कि आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाना है, तो घर बनाते समय ऐसा तो है नहीं कि बनाना है, हाँ बनाना है, चलो बना लेते हैं, लो खट से बन गया घर, नहीं, थोड़ा सा भी तो चर्चा करी आपने घर में कि हाँ चलो बना लेते हैं, फिर तुम देखोगे ना कि भाई उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोड में देखोगे खर्चा वर्चा कितना है, ये सारी चीजें जब कुछ हो जाएगा तब तुम फिर अगले स्टेप अपनाओ। तो वैसे कुछ है कि कोई टॉपिक को लेकर आप जब बात करते हो तो जनरल डिस्कशन में सारी चीजें, बस एक फॉर्मल डिस्कशन हुआ, लोगों की सहमति थी कि हाँ ओजोन को लेकर बातें करनी है, या हाँ ठीक है चलो। अब कन्वेंशन वो चीज है, समझौते की बात होती है। समझौता का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लेना कि कोई भी टॉपिक है उसका प्रॉपर धीरे धीरे हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा। अब कोई प्लानिंग है, मान लो ओजोन को लेकर ही बात करें, क्या यार ओजोन पे हम लोग को काम करना है, लोगों को तुमने बुला लिया, बुलाने के बाद क्या कैसे आप करोगे, तो वो प्लानिंग लगेगी, ठीक है, कोई प्रोसेस अपनाओगे क्या आप लोग, है ना, कोई स्ट्रेटेजी अपनाओगे क्या आप लोग, है ना, कोई तरीके से उस चीज को कम करोगे क्या, कोई फ्रेमवर्क है क्या आपके पास, कोई कार्यशैली रहेगी क्या। यहाँ अभी मैंने किसी को भी जोर जबरदस्ती करने को नहीं कहा है, किसी भी देश को कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रुक जाने चाहिए, नहीं नहीं, अभी तो स्वागत किया गया है, बुलाया गया है, और अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारा ये ऐसा ऐसा रोड मैप है, ये सब बातें इधर नहीं हुई, सिर्फ टॉपिक छिड़ा है यहाँ पे, जनरल डिस्कशन कॉन्फ्रेंस, कोई जानकारी ली तुम्हें, जानकारी मिल रही है इसमें, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन और बढ़ जाएगा, रोड मैप, प्रक्रिया, स्ट्रेटेजी, फ्रेमवर्क, ये सारी बातें शुरू होंगी। लेट्स अज्यूम, इसका एग्जांपल अपन लोग लेते हैं, हमें मालूम है कि ओजोन डिप्लीशन काफी ज्यादा बड़े स्तर पर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे वो बढ़ने लगे। अब लोगों को जानकारी का तो मिलना चाहिए, सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो लोगों को सबसे पहले तुम बुलाओगे, तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्या लिखा, वियना कन्वेंशन।
वियना मतलब जहां ये लोग बैठे, वियना शब्द कहां से आया है? ऑस्ट्रिया से आया है। ऑस्ट्रिया कहां है? यूरोप वाला। ऑस्ट्रेलिया नहीं है भैया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। सही है? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। उसमें आगे लिखा है कन्वेंशन। कन्वेंशन तुम समझ गए कि मतलब कन्वेंशन इसलिए बुलाया गया कि हम लोग प्रोटेक्शन कर सकें ओजोन की, ओजोन लेयर की, ओजोन परत की रक्षा कर सकें। जी सर, लगभग लगभग 98 से इनका 1988 अब तुम्हें पता लग चुका है 1977 तक ये बात कहां पहुंची थी? यूएन तक। तो एक टाइम पे लोगों को इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। लग गए 8-10 साल तो लगेंगे चीजों को एकदम से, तो उस समय सब व्यस्त थे भैया अपने देशों में। ठीक है, धीरे-धीरे चीजों को लेकर आए। तो जो पहली बार जो चीज बनी दैट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन समझ गए? कन्वेंशन का मतलब ये हो गया कि भैया अब हमें कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो जितने देशों ने, सब लोग आए, जितने देशों ने सहमति दी, उन्होंने कहा कि हां हम रिसर्च करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। देख रहे हो, मतलब वही प्लानिंग स्ट्रेटजी वाली बातें चल रही हैं अब। तो 85 में लाया गया, 88 से इसे लागू किया गया कि अब इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं। तो वियना कन्वेंशन किस चीज के लिए है? वियना कन्वेंशन स्पेशली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आगे बात समझ में? अब द कन्वेंशन डिड नॉट रिक्वायर कंट्रीज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। इस कन्वेंशन में वही तो तुमको समझाया मैंने कि कोई किसी पे जोर जबरदस्ती देगा क्या? कुछ बोलेगा कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं। अभी तो सिर्फ बातें क्यों हो रही हैं, रोड मैप बनाना है हमें, प्रोसेस, प्रक्रिया, स्ट्रेटजी, ये वो। तो ओजोन के लिए हमने कौन सा कन्वेंशन पढ़ा? वियना कन्वेंशन। ऐसे अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग कन्वेंशन बनेंगे, वो बना आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ओजोन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना। कैसे कम करोगे? कोई प्लानिंग है, कोई रोड मैप है, कोई प्रक्रिया है, कुछ है? हाँ है। तो उसके लिए जो कन्वेंशन बैठेंगे वो वियना कन्वेंशन। आज के बाद में एग्जाम में या कहीं भी वियना कन्वेंशन आता है तो मैं कम से कम ओजोन को चूज करूंगा। मैंने यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात करी, मैंने यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात करी क्या? नहीं। कोई मैंने डेजर्ट की बात करी, मैंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करी, नहीं। इधर उधर जबरदस्ती मत चिपकाना। ये वियना कन्वेंशन किस चीज के लिए है? ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए है। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये रोड मैप और प्रोसेस और स्ट्रेटजी के नाम से कुछ होने जाना है? हजारों यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख ली, पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, टॉपिक को समझना तो पड़ेगा। ऐसे काम, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे ना, बिना उसके कैसे काम बनेगा? भाई आफ्टर ऑल चीजों को समझना पड़ेगा ना। तुम सोचो कि देखिए हम ये प्लान कर लेते हैं, ऐसा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे, इतना हो जाना चाहिए, आपका ये हो जाना चाहिए, 15 दिन में। अरे कैसे हो जाएगा भाई? पढ़ाई नहीं है अभी तो, हमने आता ही नहीं है हमें तो। आपको ये वाली किताब पढ़ लेनी है, अरे अच्छा समझ ही नहीं आ रही हो तो मेरे को, पता ही नहीं है मुझे क्या है, गड़बड़ है, ये सब झोल है। सच्चाई जीवन की है कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है वो ज्यादा जरूरी फिलहाल तो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल झोल में नहीं घूमना बेटा अपने। अरे मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ यार, तुम जबरदस्ती मेरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि दुनिया भर की हमारा मन स्ट्रेटजी के पीछे कैसे करूँ, बताओ क्या करूँ? ना ना ना, सब पता तुम्हें, एक बार ढाको अंदर, सब पता तुमको, सारी चीज पता है कि रिवीजन करना पड़ेगा, भूल जाएंगे तो रिवीजन करना पड़ेगा, सोने से पहले लिखना पड़ेगा। पर नहीं, आपके मुख से एक बार सुन लूंगा तो मतलब मैं पवित्र हो जाऊंगा। वाह वाह, मत करो ये काम। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो आपको बेटा कन्वेंशन में रह के कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो अब क्या करें? तो अब जब कोई चीज पे निर्णय हो जाता है, जैसे ओजोन के लिए हमने क्या बना दिया, वियना कन्वेंशन बना दिया, लेकिन लोग को सुनने वाले क्या? आप समझो, लॉजिकली समझो, हर चीज का रिलेशन डेवलपमेंट को रोकने से है। यहाँ पे पहला इंप्रेशन कंट्री का यही होगा कि हम पे दबाव आया तो यही रहेगा ना कि यदि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोकने, इट मींस दैट या तो तुम्हें पूरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, पैसा लगेगा, स्किल लगेगी, कोलैबोरेशन लगेगा, इतनी कौन मेहनत करेगा? इतनी कौन मेहनत करेगा? लोगों को कौन समझाएगा? और फिर जिन्हें डेवलपमेंट करना था वो तो हो गए। तो तुम सोचो कि कन्वेंशन के तहत लोग मान जाए? ना ना ना। इसके लिए आती है नेक्स्ट बारी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो चीज है कि किसी देश ने समझौते के तहत अगला स्टेप ले लिया कि भैया हाँ हम आप लोगों के साथ हैं, आप जो कहेंगे उसके साथ हम एक्शंस लेंगे। तो प्रोटोकॉल थोड़ा रिस्ट्रिक्शन को दिखाता है, ये थोड़ा एक्शंस को दिखाता है, कुछ लीगली बाइंडिंग चीजों को दिखाता है कि आपको लीगली आप थोड़े से बाउंड हो जाओ। कि मतलब जो देश, मान लो 200 देशों ने, लेट्स अज्यूम, इतने तो है नहीं ढंग के, मान लो कि 190 कंट्रीज ने एक साथ समझौता कर लिया कि हाँ हम ओजोन बचाएंगे, और फिर उसके साथ वो यदि प्रोटोकॉल में बन गए, तो सीधी सी बात है कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे उस प्रोटोकॉल में जो नियम बनेंगे, नियम कैसे बनेंगे कि आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जैसे हटाना ही है आपकी कंट्री से, आपको इसकी जगह कोई एक दूसरा लेके आना है, तो वो आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो जब प्रोटोकॉल साइन हो जाते हैं किसी कन्वेंशन के तहत, तो चीजें और स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपको मानना पड़ता है। नहीं मानोगे तो विश्व की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर सही बात है, नहीं मानोगे तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आपकी देश मतलब वर्ल्ड में छवि आपको रहेगी, छवि खराब होगी, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ओजोन डिप्लीशन में वियना कन्वेंशन, सिर्फ कन्वेंशन बनाने से हम सोच होके कोई एक्शंस ले लिए जाएंगे क्या? सिर्फ कन्वेंशन से कुछ काम हो जाएगा क्या? नहीं। इसलिए आप पढ़ेंगे लास्ट लाइन, और आज आपको ये कुछ नए बच्चों को पहली बार समझ में आएगी, इसके जो एक्शंस थे एक्चुअल में दे आर स्पेल्ड आउट बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जो है तीसरे स्टेज पे चले गए हम लोग, प्रोटोकॉल पे चले गए, और प्रोटोकॉल में चीजें और रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे जो है मॉन्ट्रियल मतलब कनाडा में है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज के बाद कोई पूछेगा तो तुम्हें पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेशली किन चीजों के लिए लिए गए? ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस डिप्लीट कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो ओजोन का क्षरण कर रहे हैं, उसको हमें रोकना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी की तरह है, मतलब एक तरह से ऐसी संधि है कि आपको मानना ही पड़ेगा, स्पेशली टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। फेजिंग आउट नियम क्या बन गया कि ये जो ओजोन में छिद्र कर रहे हैं, जो ओजोन में समस्या पैदा कर रहे हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? फेज आउट करना पड़ेगा। 87 में एग्री कर लिया गया और फाइनली 89 से ये लागू कर दिया गया। रुक जाओ, चलो आवाज आ रही है? कुछ बच्चों को लैगिंग हो रहा है तो मैंने रिफ्रेश कर लूं। तो हम अब आपको समझ में आ गई बात कि अब चीजें 89 तक ये प्रोटोकॉल में चेंज हो गई। बढ़िया जो है लगभग 197 कंट्रीज के द्वारा जो है प्रॉपर, मतलब पहली बार पूरे दुनिया के देश यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज में की आती है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में। सब लोग आ रहे सब हम भी साथ में, हम भी साथ। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जिस दिन सब लोगों ने साइन कर लिए थे उस दिन के हिसाब से फिर ये धीरे 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 वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाने लगे। तब से मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस दिन फाइनली सभी देशों के द्वारा साइन हुआ था, 16 सितंबर रहा होगा वो, उस दिन से इन्होंने ओजोन डे वगैरह मनाना शुरू कर दिया। ये वहां से बनता आ रहा है। खैर आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी कि कैसे कल कन्वेंशन रहता है, लेकिन उस चीज को प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करने से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है मामला, लीगली चीजें बाइंड होने लगती हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने लगते हैं। अब जैसे हमने कहा ना कि हमारे लिए समस्या वाली क्या चीज थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने की बात हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, तो फिर सब लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हाँ हम हटाएंगे। ऐसा समझ आई बात? चलो मैं इसको दोनों को जरा क्विकली बताता हूं, फिर अपन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको आज के बाद ओजोन में कोई कंफ्यूजन होगा कि भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन में तो घबरा गया, दोनों ओजोन में कैसे आ गए? फिर बीच में अचानक क्योटो आ जाता है तो वो भी मैं, अरे भैया क्योटो क्यों आएगा? क्योटो अलग चीज है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तब अलग प्रोटोकॉल है। हमें जब जितनी भी जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, उसका जब हमें कंजर्वेशन करना है उसका अलग प्रोटोकॉल होगा। तो सबके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ओजोन को लेकर कोई बात करेगा तो दो वर्ड हमें अच्छे से याद होना चाहिए। कौन से? हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो, जल्दी बताओ कौन से दो? वियना और मॉन्ट्रियल। ओ भैया लिख दे जरा, लिख दे, मतलब हिस्ट्री में चली जाएगी घर की, लिख दे जरा, याद रह जाएगा, 1-2 साल याद रहेगा एग्जाम में, लिख दे जरा, लिख दे। हाँ थोड़ी मेहनत कर ले, कमेंट में लिख दे जरा, थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा। सीधे बढ़ जाओ, बिल्कुल सीधे बढ़ जाओ। अब जगह देखो, अब आए कुछ कुछ तो अब निकले। ये वो है सांप मेंढक की तरह हाइबरनेशन में चला जाता हूँ मैं, एस्टिवेशन में, तब निकलूंगा, आराम से निकलूंगा तब, क्योंकि मैं करूँ जरा थोड़ा एक्टिव करो, मतलब कुछ नहीं जा रहा उसमें जो है। हाँ तो मॉन्ट्रियल और वियना कन्वेंशन के बारे में कोई जब बात करेगा अपने को, तो ओजोन से संबंधित याद रखना है। ट्रीटी और इसका एडवांस रूप है एग्रीमेंट की तरह हो गया, और क्या ट्रीटी एग्रीमेंट की तरह हो गया। एग्रीमेंट में तो चीजें और लीगली हो जाती है और स्ट्रिक्ट हो जाती है और बड़े स्तर पर जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो प्रोटोकॉल का ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, प्रोटोकॉल से ये थोड़ा अगला स्टेप ट्रीटी की तरह तुम लोग समझ लो, बाकी ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। मतलब कोई आपको चेंज करना हो मान लो, तो फिर कोई एग्रीमेंट के तहत तुम लोग चेंज कर सकते हो, ट्रीटी के तहत भी आप लोग कह सकते हो। तो आपको कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, बेसिकली प्रोटोकॉल से और ज्यादा थोड़ा सा कठोर जिसमें सारी चीजें रहती हैं वो ट्रीटी हो सकता है। उसके बाद में एक समिट होता है। समिट अक्सर आपने देखा होगा, ये तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया, इसका कोई रूल नहीं है, पर वो कई बार क्या होता है ना, जब ये पढ़ा रहा होता है तो बच्चे टाइपिंग पेज चल रहा है, समिट क्या होता है, समिट क्या होता है, समिट क्या होता है। समिट तो क्या है कि मान लो कुछ 3-4 कंट्री, 6 कंट्री, 10 कंट्री, 15 कंट्री, 20 कंट्री अपना एक ग्रुप बना ले, एक कॉमन उस पे बात करें, G20 समिट हो गया, कॉमन एजेंडा हो किसी कंट्रीज का, तो अपने जो एक ग्रुपिंग बन जाती है वो एक सम्मेलन है, उसको हम समिट कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ अपने पूरे वर्ल्ड की बातें नहीं, वो अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग कहानी। तो वही बात है कि कोई सिमिलर टॉपिक पर या कोई किसी एक अवधारणा पर जब हमें बातें करनी होती है, तो कुछ कंट्रीज की मानसिकता एक जैसी हो जाती है, तो एक साथ बैठ के चर्चाएं शुरू हो जाती है, वो समिट की कहानी। क्वाड वार्ड आपने देखा होगा, एससीओ देखा होगा, इधर उधर आप देखोगे आसियान वगैरह है ना, IPU2, ब्रिक्स समिट, ये सार्क, तो ये सब देशों के जो ग्रुप होते हैं उनमें समिट बढ़ जाता है। उनमें प्रोटोकॉल वर्ड यूज नहीं होगी, सार्क प्रोटोकॉल, एससीओ प्रोटोकॉल, G20 प्रोटोकॉल, सुना तुमने? नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब परेशान हो जाएंगे फिर, तो ये कितने प्रोटोकॉल बोल पाएंगे। तो ट्रीटी जो होता है वो प्रोटोकॉल से थोड़ा सा और ज्यादा कठोर है, इसके नियम थोड़े और कठोर होते हैं, मतलब और थोड़ा सा लीगली मतलब जिम्मेदारियां और ज्यादा दे दी जाती है, और नहीं मानोगे तो थोड़ी आलोचनाएं बड़े स्तर पे होंगी। खैर अब अपन वापस आते हैं, इस बार हमने हमें ये मॉन्ट्रियल तक चीजों को कवर कर लिया। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 99% लोग क्या करते हैं, देखिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाए, इस प्रोटोकॉल के तहत सभी देशों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। इसलिए 1989 से ये शुरुआत की गई इसकी, और सभी देशों ने इसको साइन किया, वर्ल्ड ओजोन डे बनाया, एंड फाइनली हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोक लिया। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई, कोई प्रोटोकॉल आया मतलब कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो करने के लिए बोला होगा। उस समय अमोनिया को हटाने के बाद अभी तक क्या चला आ रहा था, हेलो 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 हेलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला रहा था। तो देखो 1989 की बात है, ये 1989 की तो बात है ना, किसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ठीक है, समझ गया। तो देखो एकदम स्पष्ट कह दिया गया कि यदि आप लोग अपने देश को डेवलप्ड मानते हो, हाँ मानते हैं, तो सन 2000 तक आपके देश से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज गायब हो जाना चाहिए, लो फेज आउट बाय 2000, 2000 सन 2000 तक। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन टेक्निकली 2000 तक लगभग, ये टारगेट मिलेगा ना, देखो प्रोटोकॉल के तहत आप टारगेट दे सकते हो, इसी चीज को फॉलो करना। फिर यदि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उन्हें 2010 तक के टारगेट दिए गए। इसलिए आप देखना ज्यादातर हमने, आप तक की जनरेशन को भी सीएफसी के बारे में लगभग पता है, क्योंकि इनका फेज आउट 2010 तक अपने यहाँ चला। 2000 में तो मतलब ये डेवलप्ड नेशन थे, उन्होंने पहले उनको हटाना पड़ा, और थोड़ा बहुत सही भी थी, ये अच्छी चीज है। नहीं तो फिर वही लड़ाइयां हो जाती ना कि तुम तो पहले डेवलप हो गए, हमें भी तो थोड़ा मौका दो ना, हमारा क्या होगा। इसीलिए इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो फिलोसफी थी वो ये थी कि कोई भी देश हो, आपको जिम्मेदारी बराबर मिलेगी, बट थोड़ा सा आप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। तो फाइनली आप देखोगे तो कीवर्ड बहुत प्रचलित होता है बड़े बड़े आर्टिकल्स में, ओजोन की जब भी बातें होती है ना, कौन सी वाली, ये देखो, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबका गोल एक है, सबका गोल क्या है, एक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका गोल क्या है, बराबर वही एक ही है, कौन सा, ओजोन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस खत्म करना। लेकिन जिम्मेदारियां सबको अलग अलग दी गई। कैसी जिम्मेदारियां, डेवलप्ड नेशन को कहा कि भैया तुम 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हटा दो, डेवलपिंग नेशन को 2010 तक का समय दिया। समझ आई बात यहां तक, कोई दुविधा किसी को? तो सबका जो मेन गोल था ओडीएस को हटाना, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा समय लो, मैं आखिर में लिखवा दूंगा समझ, है ना, बट इसको अभी तुम अपनी बुद्धि में प्रोसेस करो, लास्ट में एक पेज में सब कुछ लिख ले, जल्दी से बताओ, फटाफट प्रोसेस करो दिमाग में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात आप लोगों को, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी मीडियम, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व। जी हाँ, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व, जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से। तो यहां तक कोई दिक्कत, वेल डन। तो सर वो मैं समझ गया, अब आपको मैंने उस दिन बताया था भारत स्टेज, जब इंजन में कोई परिवर्तन लाते हैं हम लोग, तो उसका दबाव कस्टमर पे भी आता है, बोलो हाँ, उसका दबाव इंजीनियरिंग पर भी आता है, कोई कंपनी की ऑटोमोबाइल की उसको पूरा इंजन बदलना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चेंज करने में, फ्यूल पर भी आता है। अब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहां जिस इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, उसकी जगह तुम चेंज करोगे, तो इसी प्रोटोकॉल में बोला कि तुम सीएफसी की जगह एचसीएफसी लेके आओ। जी सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या ले आओ, एचसीएफसी लेके आओ। और फाइनली ये इन्होंने डिसाइड करा कि देखिए गाइस, एचसीएफसी आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो ना कि ये कंपेटेबल जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको अब क्या कंपेटेबल बनाना था, एचसीएफसी बनाना, पैसा तो लगेगा। चलो डेवलप नेशन तो कर लेंगे, डेवलपिंग का क्या होगा, अंडर डेवलप कंट्रीज का क्या होगा, तो पैसा चाहिए, फंडिंग, तो इन्होंने प्रॉपर मल्टीलेटरल फंड की व्यवस्था भी करी, एक वित्त कोष की जो है जरूरत जो थी वो क्या। और उसमें क्या हुआ कि उसमें ये हुआ कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा, स्पेशली जिनका कंपेरेटिव जो थोड़े से देश ऐसे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आप अपग्रेड करोगे तो आपको खर्चा तो आना ही आना है, बिल्कुल। और दूसरी चीज जो ऑलरेडी कंजम्पशन जिनका कंपेरेटिवली कम था, और कम उन्हीं का ज्यादातर होगा जो गरीब देश थे, तो उस हिसाब से उनको जो है कंपेरेटिवली फंड देने की व्यवस्था की गई। सो कल को कोई बोले तो मल्टीलेटरल फंड, अब उसमें कौन कौन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनका इसमें योगदान काफी ज्यादा था। तो प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आते हैं मल्टीलेटरल फंड किस चीज का, ओजोन का, इसमें कौन कौन है, तो ये 4 है। तो देखो हर चीज कनेक्टेड है। हमने पहले कन्वेंशन बनाया, वियना कन्वेंशन, उस चीज को लागू करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या बोला कि 2000 तक आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन चले जाने चाहिए, 2010 तक जो डेवलपिंग नेशन है उनका आपको जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे रोकना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब HCFC में भी इनको गड़बड़ी लगने लगी, HCFC में गड़बड़ी लगने लगी, ऐसा कि इसकी जगह क्या यूज करने को बोला इन्होंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाद में लगा कि यार प्रॉब्लम CFC की नहीं थी, प्रॉब्लम क्लोरीन की थी, तो वो HCFC में भी तो क्लोरीन आके बैठा हुआ है। तो अब देखो फिर गड़बड़ी हो गई कि पहले तो अमोनिया से हटवाया, CFC करवाया, CFC हटवा के अब HCFC करवाया, अब तुम फिर HCFC की बात करो। इट्स लाइक कि खड़े हुए ऐसे ऐसे हाथ रखो, अब क्या करें, अब क्या करोगे, बैठे हो खड़े, पहले ऐसे खड़े थे अब ऐसे हो गए, तो अब किसको हटाना था भैया, HCFC को हटाना था। तो इन्होंने पहले कहा कि देखो HCFC को तो हटाना ही पड़ेगा सर, जो भी कहानी है। तो डेवलप कंट्रीज को फिर से टारगेट मिले कि 2020 तक तुम लोग तुम्हारे देश से इसको बिल्कुल हटा देना। जी हाँ, बिल्कुल बाहर होना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगभग 2004 से HCFC यूज करना शुरू भी कर दिया था। तो इन्हें जो है 2020 तक जो है इसको फेज आउट करने की बातें शुरू कर दी। तो अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, जो है वो है। और डेवलपिंग को कहा कि 2030 तक आपको HCFC को यहाँ से हटाना है, डेवलपिंग देश को। अब तुम सोचो ना, एकदम से 2 साल में थोड़ी बोलूं, है ना। हेलो 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 हेलो, लेकिंग 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 लेकिंग, अब ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए भी लेग होता है ना, तो लिख के बन के कूल बन जाऊंगा सर। और जब मैं कहूं कि लिखो जरा एक बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन, तब नहीं लिखते बनता। हंस क्यों रहा हो तुम, लेकिन चल रही ना, बात नहीं समझ आ रही मेरी। तो आपको समझ आया कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले भैया CFC को हटाया और बोला HCFC लेके आओ। CFC के लिए जो टारगेट दिए कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको 2000 तक खत्म करना था, और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या बोला था कि 2010 तक इसे फेज डाउन करना। पर HCFC में भी क्लोरीन प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर डेवलप्ड नेशन को कहा कि आप इसे 2000 तब तक 20 तक हटाइए, और डेवलपिंग कंट्रीज को मिला हुआ है 2030 तक का समय। ठीक है, मतलब भारत वो श्रेणी में था जिसे आप कह सकते हो कि 2030 तक का समय मिला था। बट मैं आपको जानकारी दूं कि भारत इससे मुक्त हो चुका है, HCFC से, इसको भारत ने फेज डाउन कर चुका है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्लोरीन की बात थी ना, अभी 1-2 साल पहले की बात, भारत जो है बाहर हो चुका है। तो इसकी जगह यूज करने को बोला कि HFC यूज करेंगे। अब आप खुद देखो, हटने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन हटा दिया आपने, HFC को यूज कर लिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फ्लोरिनेटेड गैस अभी इसमें बची हुई है। अब हम लोग क्लोरीन नहीं है तो हम तो ताली बजाएंगे कि ओजोन ओजोन बच गया बच गया बच गया बच गया, लेकिन पीछे से मिसकॉल आता है कि ये जो तुम HFC यूज कर रहे हो ना, 0 ODP तो है, ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है, ये ओजोन डिप्लीशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस दिखा रहा है। हाँ जी हाँ, तो अब HFC की भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। HFC में निर्णय इनका बिल्कुल सही था। देखो आप खुद भी देखो, 0 ODP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ODP, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ओजोन को डिप्लीट नहीं करेगा, पर ये वायुमंडल में तो रहेगा ना, इसका टाइम स्पेन तो बहुत ज्यादा है ना, पर ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रहा है, पोटेंट ग्रीन हाउस है ये। तो तुमने ओजोन को बचाने के चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे दिया गाइस। जा रहा हूं मैं बिल्कुल जा रहा हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा इस अर्थ पे। तुमने पहले अमोनिया हटवाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाया, उसको फिर सही किया मैंने, HCFC फिर बदलाव किया, फिर HFC, और अब तुम कहते हो इसको हटाओ, और इसको जब हटाओ तो क्या लाओ, हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन, हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन, HFOs। अब हम HFOs की तरफ हमें जाना है, जिसका 0 ODP है और वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अरे सर अब तो जो है तो गड़बड़ हो गया, इतना क्या ओलिफिन्स को याद रखना है हमें, तो बोले खैर कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो HCFC को हटाने के टारगेट तक समझ आया आपको सबको यहाँ तक कि 2020 और 2030, उसकी जगह क्या लाना था, HFC से। अब बात क्या हुई, HFC को भी हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें लगता है दुनिया इतनी जल्दी मानेगी फिर HFC को हटवा रही है, जब सब डेवलप कर लिया सारी चीजों में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रोटोकॉल में टाइम भी बहुत हो गया, 89 से चला आ रहा है, और तुम अभी आके जो है 2015-16 के आसपास आके तुम कहते हो ऐसा होगा ना वो होगा। इसीलिए इस प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट आया, दैट इज किगाली अमेंडमेंट, इट्स लाइक अ ट्रीटी। भैया लोगों को तो फिर से मानना पड़ेगा किसी न किसी के तहत, तो किगाली अमेंडमेंट के तहत, मतलब ये अमेंडमेंट लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और 2019 के आसपास से ये लागू किया गया। 2016 में एक्चुअल में अच्छा, किगाली मतलब रवांडा, रवांडा मतलब अफ्रीका, ये भी लीगली बाइंडिंग था। और इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी जो बात हुई वो ये हुई कि HFCs जो यूज होने वाले थे उसको भी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रख दिया गया, और उसको भी हमें अब फेज डाउन करने की बात थी। तो HFC को हटाने के लिए इनको एक अमेंडमेंट बनाना पड़ा, लीगली बाइंडिंग करना पड़ा, मतलब इनडायरेक्टली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करना पड़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव करने पड़े, और वो किससे हुआ, किगाली अमेंडमेंट। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, जब भी तुम न्यूज़पेपर्स में ओजोन की बातें देखोगे, तुम्हें ये 3 नाम हर एडिटोरियल में, हर लिखने वाला जो जर्नलिस्ट है वो कोशिश करता है इन तीनों चीजों को ऐड करने की, वियना कन्वेंशन की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, और किगाली अमेंडमेंट की। और हम बैठे सब मिक्स हो रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या, कभी ओजोन आ जाता है, कभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कैटेगराइज ही नहीं हमारे जीवन में। बट आज के बाद बेटा तुम्हें बिल्कुल याद रखना है कि ओजोन को हटाने के लिए पहले कन्वेंशन बनाया गया, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाए जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तक की बातें करी, लेकिन जब HFC को हटाना पड़ा उस चीज के लिए इसको अमेंडमेंट करना। तो CFC HCFC तक मॉन्ट्रियल चला रहा था, उसको अमेंड कर दिया किगाली में। और ये यदि कहीं से किगाली अमेंडमेंट भी आता है तो तुम्हें ये चीजें लिखनी पड़ेगी। समझ आ गई बेटा बात। HCFC को तो तुम्हें कब तक हटाना था, 2020-2030 तक। तो इसका मतलब अब देखना, इसका प्रिंसिपल क्या है, वही सेम, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। समझ में आ गई बात, यहां तक तो सेम है, लेकिन रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज जुड़ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, सोचो शांति से, संबंधित क्षमताएं, हिंदी मीडियम लिख लेना, संबंधित क्षमताएं। पहले तक क्या था, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व, 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 विभेदित उत्तरदायित्व, लेकिन अब संबंधित क्षमता है। सर ये क्या है, मैं बताता हूं। कभी आपने देखा गांव में, हेलो हेलो हेलो, अरे यार ये हेलो 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 हेलो, तो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज तो थी जो है, अब रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज जुड़ गई।
रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी जोड़ना मतलब संबंधित क्षमताएं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी आपने गांव शहरों में देखा होगा कि अपने आसपास की सोसाइटी है जहाँ भी आप लोग रहते हैं, तो कोई प्रोग्राम होना होता है, कॉमन कोई जब प्रोग्राम होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ भी एक प्रोग्राम हो, तो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, भाई काउंटी तो नहीं बड़ी, सब लोग इकट्ठा पैसा, तो घर घर लेके जा रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं, तो एक अलग चीज है। लेकिन कहीं मान लो बैठे हैं और फिर आपको घोषणा करनी है, मेरी ओर से इतने पैसे, मेरी ओर से इतने पैसे, तो ऑटोमेटिक दबाव आ जाता है कि आपको तो जो है मतलब तो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज में ये बेनिफिट है कि यहाँ कंट्रीज को भले टारगेट दे दो, पर जरा कंट्री की क्या क्षमता है दिखाने का मौका दो इनको एक बार, तो ऑटोमेटिकली जो है अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, अपनी क्षमताओं को समझते हुए व्यक्ति थोड़ा लोड एक्स्ट्रा ले लेता है कि चलो ठीक है, मतलब करूंगा मैं करके, मतलब फिर देश पे बात आ गई ना, तो सारे देश फिर क्या थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा ले लेते हैं, मतलब कि ठीक है भैया ओके करेंगे। तो देखो दो फायदे हो गए कि गाली अमेंडमेंट से एक तो तुमने प्रॉपर एक गैस हटाने की बातें कर ली, और देशों को प्रॉपर लीगली बाइंड करके जब अपनी मतलब तुम्हारे ऊपर है कुछ चीजें, तुम अपनी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से करो, बस करो भैया। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि इस जर्नी को आई थिंक आप समझ पाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर एचएफसी। लेकिन एचएफसी को हटाने के लिए हमने क्या लिया इसमें, किगाली अमेंडमेंट लिया, ठीक है। और किगाली के बाद हमने कहा कि देखो तुमको सुनना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या टारगेट थे वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, अपन डिस्कस करेंगे, ज्यादा परेशान मत होना, बट थोड़ा सा आइडिया। इन्होंने 3 ग्रुप बना दिए इसमें, किगाली अमेंडमेंट के दौरान 3 ग्रुप बनाए गए। किस चीज को हटाने के लिए, एचएफसी को हटाने। एचएफसी तो हट चुका है, मतलब उसके लिए पहले टारगेट है। इन्होंने बोला कि पहला ग्रुप वो जो रिच डेवलप कंट्रीज नहीं होती, बिल्कुल यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम अपने एचएफसी को 2019 से कम करना शुरू कर देना, क्योंकि 2016 की बात हो रही है ना अपनी किगाली की, तो 2019 से तुम्हें कम करना शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट कब होगा, 2019 से, और लगभग लगभग तुम्हें 2036 तक इसको एकदम कम करने की स्थिति में है। 15% ऑफ 2012 लेवल्स, मतलब 2012 में जो था लगभग उसका करीब 85% कम कर देना है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे कम करने का टारगेट। ये किसको दिया, लेकिन ये परसेंट में मत परेशान, 2019 से 2036 तक खत्म करना। सेकंड ग्रुप ऐसा था जिसमें चाइना, ब्राजील वगैरह के देश थे, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज थे, जिनको स्टार्ट 2024 से करना है और लगभग लगभग 2045 तक का समय दिया गया था। और तीसरा ऐसा था जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब वगैरह था कि जिनको कहा 2028 से तुम शुरू करना एचएफसी को कम करना, और 2047 तक, ठीक है। अब कोई चीज को किस ग्रुप में रखा तो उस हिसाब से रखा गया कि भाई वहां जनसंख्या कितनी ज्यादा है, चीजों को अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं लोग, है ना। कोई मान लो इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बन गया तो एकदम से खत्म नहीं होता पूरी लाइन में, पूरी चेन में से कि घर में तुम्हारे घर से उठा के ले गए, ये देखो इसमें एचएफसी है, ये दूसरा वाला लीजिए। अरे लोगों का इमोशन जुड़ा होता है भाई। भारत वो जगह है जब कोई सामान आता है तो पहले पूजा होती है, समझ रहे हो तुम उसको, पहले मतलब तिलक लगाया जाता है, यहाँ इंसानों के तिलक से पहले उसको सामान को तिलक लगाया। तो मैं आपसे वही तुरंत कैसे टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी भारत में चेंज नहीं कर सकते, कितना ज्यादा समय मतलब लग रहा है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, तो समझ लिया गया। और ऐसा नहीं है ना एचएफसी, इसके पहले पुराने भी तो हट जाए, पहले एचसीएफसी वगैरह भी तो चले आ रहे थे ना भैया। अब तुमने उसकी जगह अभी 2019-20 तक के टारगेट उसके थे, अब उसकी जगह एचएफसी का सब कुछ बनाया, अब एकदम से थोड़ी हो जाएगा। तो 2028 तक तो तुमने बोला कि धीरे धीरे तुम शुरू करो, और 2047 तक। और क्यों, ओजोन डिप्लीटिंग है क्या ये एचएफसी? नहीं, ओजोन डिप्लीटिंग नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तो ऐसे कुछ टारगेट दिए। तो अब ये रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज की धुन में भारत जोश में नहीं भैया देखो तुमने जो टारगेट दिया अच्छी बात है, मान लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। तो भारत ने कहा कि देखिए ऐसा है 2028 तक बिल्कुल भारत फ्रीज कर देगा, कोई एचएफसी पे कोई काम नहीं। 2032 तक 10%, 20% 42 दिया, और 2047 तक 85%। थैंक यू सो मच। तो प्रॉपर प्लान बनाया भारत ने, कमिट कीजिए, कमिट कर दो तुम तो एक बार, कमिटमेंट के बाद तो फिर फंस गए तुम, देना भैया। सर एनवायरमेंट पढ़ाओ, एनवायरमेंट पढ़ाओ, भैया पढ़ा दूंगा, कर दिया, फंस गए, पढ़ाओ। तो वही वाली बात है, 10%, 20%, 30%, 85%। हमारे ही बस एक बार हमारे बैच को पढ़ा दो, इसके बाद आप मत पढ़ा। हाँ ठीक है, तुमको पढ़ा दो, हमको भी पढ़ना है। तो भारत ने भी जो है कमिटमेंट की। अच्छा तुमको एक जानकारी और देता हूँ, एचएफसी को जब तुम देखोगे ना तो भारत सिर्फ इस चीज का 3% का कंट्रीब्यूशन करता है, यूएसए और चाइना का प्रतिशत एक बार देखो, उसके बाद भारत कमिट कर रहा है। इनको तो ये 2-3 देशों को तो कहीं छोड़ना चाहिए मंगल मंगल घर पे कि तुम इधर बिना सांस के रहो, यहाँ बाकी कुछ बढ़िया जो है, और नहीं तो क्या है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और देख रहा हो तुम इनका। तो बेटा अभी तुम समझ गए कि सबको अपने अपने अलग अलग टारगेट दे दिए गए। आज के इस सेशन में मैं वापस उसी बात पे जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं क्लास में शुरू हुआ था कि ओजोन को खत्म करने के क्या क्या तरीके हैं। तो तुम आप सोचो, तुम जस्ट इमेजिन करो, तुम वहां लिखो पेड़ लगाएंगे, तुम लोगोगे कि हमें सीएफसी को रोकना चाहिए, हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंसेस को रोकना चाहिए। अरे उसे हंसी आएगी कि तू कौन से जमाने में जी रहा है, क्लोरोफ्लोरो को तो ये कब तक छोड़ रहे हैं, अभी बातें किसकी कर रहे हैं, एचएफसी की बातें कर रहे हैं। अब तुम्हें क्यों नंबर देगा यार वो बताओ, क्योंकि हमें बचपन से निबंध में वही चला रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही चला रहा है। आज भी तुम जाना कोई स्कूल में वही चल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही चल रहा है आधो के जीवन। देखना तुम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो में भी नहीं आए, तो हाइड्रोक्लोरो तो बात की बात है, और एचएफसी तो और बात होगी, और ओलेफिन की तो तुम क्या ही बात करो। तो अब वो नंबर क्यों देगा, तुमने बढ़िया लिखा है। मैं 11वीं 12वीं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज में भी एक पेपर होता है, कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, सब्जेक्ट होता है भैया सबको, जहां तक मुझे पता नहीं है, कुछ पुरानी बात कर रहा हूं, है शायद। खाली कॉपी और ले आओ और लिखो आंसर में, 32 पेज की कॉपी 3 घंटे में भर देता हूं, तो मैं यूपीएससी के लिए बना। आ जाओ। जी हाँ, पर अब आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा चुका है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कुछ देशों से भी हटना बाकी है, हटाना है इसे, एचएफसी को हटाने की उस पे जाना है हमें, और फिर ओलेफिन को अडॉप्ट करना है। इधर इनको लिखना पड़ेगा। आपके आंसर में उसे कहीं भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा है, उसे आंसर में कहीं भी उसे किगाली अमेंडमेंट नहीं दिख रहा है, किगाली के साथ एचएफसी का कॉम्बिनेशन ही नहीं दिखाई दिया, उसे वियना कन्वेंशन ही नहीं दिखाई दिया। तुम लिख के बैठो क्योटो, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को जरा सही कर पाएं। वो ऐसे लपेटेगा ना तुम्हें, मतलब क्योटो क्योटो तुम लिखाओ एक बार ओजोन में, आगे के फिर तो तुम पूरे फिर पूरा आंसर तुमने लिखा है, फिर तो वही आप एनवायरमेंट पढ़ के आया भाई अपना। तो पिछले कल की क्लास में और आज की क्लास में ओजोन क्या होता है, ओजोन होल कैसे हुआ, किन किन कारणों से होता है, किस प्रक्रिया से होता है, कहां होता है, पोलर वोर्टेक्स क्या, ये वो सब करके, और मैंने तुमको इसका हल भी दूसरा वाला दे दिया कि ग्लोबली हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, आप देखेंगे तो कोई झोल नहीं है इस बीच में, प्रॉपर चीजें कनेक्टेड है, क्लास में आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको सब चीज समझ में आए। अब अपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है।
मतलब अभी मुझे 3-4 दिन और लगेंगे। तुम देखना ये कोर्स जैसे जैसे एंडिंग पे जाएगा ना, तुम्हारे जीवन में इतनी क्लैरिटी हो जाएगी, प्रोटोकॉल लेके एक टाइम ऐसा है कि एक स्लाइड हमारी इस बात पे रहेगी, सारे प्रोटोकॉल तुम्हारी आंखों के सामने एकदम खटाखट अलग-अलग नाम लूंगा, तुम बताओगे इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, मतलब इस स्थिति पे आ जाएंगे। थोड़ा समय चाहिए। तो मुझे ना इसलिए पूरा भरोसा होता है कि इस क्लास में जो बैठ के पढ़ रहा है उसे पता है कि समय लगेगा अच्छी चीज को करने में, क्योंकि बाहर अभी समय तुम जाओगे तो यही चल रहा है, सर बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं पर्यावरण पढ़ाने में, इतना टाइम जाता है, तो भैया वो तो जाएगा, देखो वो तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके थोड़ी निकले हैं भैया जितने सब बैठे हैं। हाँ, तो मुझे मालूम है कि जो पढ़ रहा है उसे असलियत पता है कि भैया चीजें सीखना ही पड़ेगा, अब वही और लाइफ का यही लास्ट टाइम है इसका, तुम और कब सीखोगे फिर, बहुत बेसिक गणित है। मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल वाला भी आपको लिख के दे देता हूँ, मतलब ताकि दिक्कत ना हो, कभी कहीं समझना हो। हाँ, बट मैं ये चीज नहीं लिखवा के दूंगा, ये आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा अपने शब्दों में लिख लिया होगा, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन प्रोटोकॉल ट्रीटी समिट, है ना, ये तो थोड़ा सा मतलब लिख लिया होगा, कुछ नहीं। अरे आप कम से कम न्यूज़पेपर तो समझ आए मुझे, पता ही नहीं चला कि गाली की क्योटो दोनों के थे, तो हो सकता है क्यों वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आता, सीओपी आएगा भी आगे जाके, कॉप पुलिस वाले हैं सर, ये बोले सारे पुलिस वाले पूरे दुनिया की एक जगह बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। हाँ हाँ, फिर किसी दिन कॉप 15 आता है उसमें, तो किसी दिन सीओपी 29 आता है, बुद्धि घूम जाती, चल क्या रहा भाई, 1 करा लो, 15 करा लो, 29 करा लो, पर ये सब इनसे मुक्ति दिला दूंगा मैं तुम लोगों को, 3-4 दिन और रुक जाओ बस तुम। तो अपना था ये 1840 का समय, 1840, जी हाँ, ओजोन के बारे में हमें पता लगा कि भाई O3 जो है वो ओजोन होता है। 1900 तक की कहानी आपको याद होगी कि ओजोन कहाँ बैठा है, स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, और ये यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर रहा होता है, ओजोन जो है वो समताप मंडल में है। हाँ, फिर से लिखूं क्या, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, आपने फिर से खुद से अपने शब्दों में लिखा तो बहुत ही उत्तम बात है, वो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई चीज मिस हो गई हो तो तुम ऐड कर लेना बस। 1920 तक क्या हुआ था बेटा, अमोनिया, अमोनिया की स्टोरी है, अमोनिया को फेस डाउन कर देंगे गाइस घर बैठे बैठे, तो क्या लाएंगे उसकी जगह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लाइए लाइए जल्दी लाइए, 1970 में जाके। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देखो ना 1970s में किसका नाम लिखा था हमने, कि जो ग्लोबल लीडरशिप आती है, ग्लोबल लीडरशिप एक कॉमन इशू पर बात करते हैं, एनवायरमेंट को लेकर उठाते हैं कि भाई ध्यान दो इसका, कनाडा जैसे देश, और फाइनली 1972 में शुरुआत होती है हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। वाह, ये कॉन्फ्रेंस स्पेशली थी किस चीज पे, एनवायरमेंट पे। 1974 में शेर लकड़ी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, शेरवुड नाम के व्यक्ति ने ओजोन होल के बारे में कुछ चर्चाएं करी, और फिर 1977 तक यूएन ने थोड़ा एक्शन वगैरह लेना शुरू करा। पहले तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, ओके समझ गया। फिर सबसे पहले आता है अपना 1985 से लगा के 88 तक कौन सा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। ये किस चीज के लिए पे था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन क्षरण पदार्थों को रोकने के लिए। और तुमको पता है कन्वेंशन से कुछ ना हो रहा, 1987 89 किसको लाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। वाह 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 वाह, याद आ रहा है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व, समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व। ठीक है, ओके समझ गया। क्या हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि देखिए डेवलप्ड नेशंस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2000 तक क्या करना है, फेज डाउन करना है, नीचे ले आओ गाइस, ठीक है, और डेवलपिंग को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब तक जाना है, 2010 तक फेज डाउन कर देना है। उसकी जगह क्या लाओगे, उसकी जगह हम लोग HCFC लाएंगे, और HCFC जब जाने के बाद फिर किसको लाने की बात थी, HFC के बारे में बात हुई, ठीक है। अब HCFC के भी टारगेट थे, याद है, डेवलप्ड देश को कब तक हटाना था, 2020 तक, और डेवलपिंग को 2030 तक, ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके बाद किगाली अमेंडमेंट आता है, जी हाँ 2016 की बात है, और किसको फेस डाउन कराना था, फेस डाउन कराना था HFC को, क्यों, क्योंकि ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, वैश्विक तापन जो है क्षमता जो है कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा है, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, वैश्विक तापन तापन अधिक होगा, वैश्विक तापन अधिक होगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड जुड़ गया था, किसी को याद है, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, याद आ रहा है, संबंधित क्षमताएं, संबंधित क्षमताएं, ओके। इसमें कुछ टारगेट थे क्या, पहली कैटेगरी क्या थी, बताइए 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 बताइए, डेवलप्ड इकोनॉमी, जी हाँ, स्टार्ट और एंड कब शुरू करने को बोला था, 2000 से 19 से एंड करना है 2036 में, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, एंड का मतलब लगभग लगभग उसका से 12-15% बचे, बस ज्यादा नहीं, बाकी सब खत्म हो जाए, 85% तक खत्म करने की कहानी। सेकंड ग्रुप था इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी
जी हाँ, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं 2024 से लगा के 2045, और तीसरी जो थी डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया इसी में था 2028 से 47। वाह वाह वाह, समझ आ गई बात। अच्छा अब भैया पैसे की जरूरत भी तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कुछ करोगे। मल्टीलेटरल फंड, वित्त कोष बनाया हमने। हो कौन कौन था उसमें, पता है किसी को। अरे वो उस समय ऐसे देख लिया था हमने, लिखा नहीं था, थोड़ा लिखवा देते अच्छा होता जो है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिडो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, मतलब मल्टीलेटरल फंड का हेडक्वार्टर यूएनईपी पे है, इसका ये हेडक्वार्टर होगा एचक्यू। तीसरा है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूनिडो, और फिर वर्ल्ड बैंक। चलो तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना काफी है ओजोन को लेकर। होप कि आपको चीज समझ आ गई होंगी बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। मजा आया, मजा आना चाहिए, और मैं मजा सबको दिलाना चाहता हूँ। कैसे, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम पॉल्यूशन वाले पिलर से। ये गलत है, मैं तो जा रहा था घड़ी की ओर देख के। कल थोड़े क्वेश्चन कल थोड़ा करके जाओ, ऐसे नहीं हो, थोड़ा थोड़ा करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा इजी प्रैक्टिस होता ही। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। जब कोई कोयला जलता है थर्मल पावर प्लांट में, तो इनमें से क्या निकलता है, इनमें से क्या निकलता है भैया। अरे सब निकलेगा रे, बायो जियो केमिकल साइकिल में सब तो जाता है शरीर के अंदर, सल्फर नाइट्रोजन सब जलेगा तो यही सब निकलेगा। आया समझ में। ABC वालों, तुम बुद्धि तो लगाओ, सॉक्स नॉक्स, तभी तो तुमने ऐसी ट्रेन बना दिया था। क्या भैया, ऐसे दुख होना चाहिए, थोड़ा सा दुख होना चाहिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। Which of the following can be found as pollutant in the drinking water in some part of India? Arsenic, sorbitol, fluoride, formaldehyde, uranium. पानी में कौन मिलेगा, इमेजिन करो थोड़ा। सोच जल्दबाजी नहीं। अरे यूरेनियम तो मिलेगा ना यार, यूरेनियम माइनिंग वगैरह जब होती है तो पानी पोल्यूटेड नहीं होगा। फिर ग्राउंड वाटर, इधर बंगाल वगैरह साइड जाओ, यूरेनियम ट्रेसेस मिले। ठीक है, और ये फॉर्मेलिटी तो उड़ जाता है, तो ये इसको मत मिक्स करो कहीं। VOC है यार, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल तो क्या है, सॉर्बिटॉल मतलब ग्लूसिटॉल, मतलब एक शुगर एल्कोहल है, मीठा मीठा लगता है। मतलब ग्लूकोज का रिडक्शन करोगे तो सॉर्बिटॉल निकलेगा सिरप्स वगैरह में। जी हाँ, फॉर्मेलिटी हटा दो। ड्रिंकिंग वाटर में फॉर्मेलिटी, मतलब पेंट वेंट में जो केमिकल यूज करते हो तुम, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, पानी में कैसे जाएगा, ये तो देखो। जो इजीली एवोपरेट हो रहा है कम तापमान पे, सब जगह पानी में ऐसा नहीं बोला है मैंने, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में। हाँ, सॉर्बिटॉल तो कंफ्यूजन कराया थोड़ा सा एग्जाम में, सॉर्बिटॉल ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे शुगर है, मतलब पॉल्यूटेंट के उसमें नहीं आता है, मतलब थोड़ा बॉडी में चला भी जाएगा तो हाँ ये है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीरे करता है, स्लोली आता है। अगला क्वेश्चन है, तुम गलत करो तो उठ के चले जाना है, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत चले जाना है, रुकना मत, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा समझ लेना चाहिए। एसिड रेन होती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। बिल्कुल उठ के चले जाना है, गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, समझ आएगा। बंद बुद्धि से, बिल्कुल बंद करके बुद्धि को बिल्कुल मत लगाना, पढ़ के लगाना। पीवाईक्यू है, नहीं तो अच्छा दूसरी बात, आंसर सही होने लगते हैं प्राउड होने लगता है, मेरे से कैसे सही हो गया। पीवाईक्यू है, तुम्हारे पास कोई बुक होगी तो लगा लेना, तुम भी पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगेंगे, कुछ बच्चे तो लगा भी होंगे हालांकि। फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्ट है किस चीज का, NO2 O3 एंड पेरोक्सी एसिड नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO O2 एंड पेरोक्सी एसिड नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 and NO2 at low temperature, high concentration of NO2 O3 and in the evening. डेफिनेशन, फोटोकेमिकल स्मोक कब बनता है पहले वो देखो। लो टेम्परेचर, ठंडे ठंडे मान के लगा दूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा कि पैन वैन है कि नहीं, पेरोक्सी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कि नहीं। याद आ रहा है दो डायग्राम, PAN और O3 लिखा हुआ रहता है। मैंने तो लो टेम्परेचर लिखा और ये तो ठंड में बनता है ना, तो मैंने तो लगा दिया था। और मेरे ना इधर पेरोक्सी में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आ गया। अरे मेरे प्रभु, O3 कहां जाएगा अभी वालों, ओजोन भी तो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। रिवीजन नहीं करता तुम, रोज पढ़ना चाहिए तुमको, जाओ जाके देखो, पढ़ते नहीं है। ठीक है, पहला क्यों समझ में आ गया। बी वाले में देखो ओजोन की कमी दिख रही है, ओजोन नहीं बन पाया ना सर। फिर से रिपीटेड थीम सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सम पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। मैं इसलिए उस दिन क्यों कह रहा था कि तुम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पढ़ो, वो यही कारण है। ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क्वेश्चन बना सकता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ भाई, समझ लेना इस क्वेश्चन करने में। अच्छा, कुछ को तो इस बात की शांति मिली, हाँ यार ये क्वेश्चन तो करा देते हैं, ये मैं तो यूं ही कॉपी पेस्ट करता था, क्वेश्चन नहीं कराया तुमने अभी पॉलिसी वाले। क्वेश्चन कराना चाहिए ना आपको, क्वेश्चन क्यों नहीं कराया आपने, क्वेश्चन कब कराओगे, क्वेश्चन कराना चाहिए था आपको, क्वेश्चन नहीं कराया आपने। अभी मेरी सांसें अटकी हुई है, मेरी सांसें राइटिंग पे, क्वेश्चन करा क्वेश्चन, तो वो सांसें जो अटकी हुई थी उनका भी कल जवाब दिया था मैंने, कुछ क्वेश्चन थोड़े समय के बाद ही होंगे। अब ओजोन, ओजोन वाला क्वेश्चन मेंस का मान लो मैं दूं तो तुम वही लिखोगे, फिर लगा दूंगा। अब थोड़ा सा रूप बदल गया, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के देखो। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, जो फ्लाई ऐश धूल वो नहीं निकलती राख। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। भारत के कोयले में ज्यादा ऐश देखी जाती है। ये रिसेंट सवाल है, थोड़ा सा रूप बदल गया इनका। हेलो 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 हेलो, अरे फ्लाई ऐश को जब आप देखेंगे तो उसमें आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी जैसे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर रिवीजन करिए, आप जाकर रिवीजन करिए, ये लिखा हुआ है उसमें। जी हाँ, याद आया कि नहीं आया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना था भैया। स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ कैन बी यूज्ड, मटेरियल फॉर क्या, कैन बी यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां का यूज हो सकता है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग मतलब वही बचा कुचा निकलता है आयरन स्टील इंडस्ट्री से। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, रोड बनाने में काम आ सकता है। एग्रीकल्चर, सॉइल को इंप्रूव करने में आ सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में काम आ सकता है। कहां आएगा देखो, कहीं तो आने दो। भैया ध्यान रखना, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सॉइल कंडीशनिंग। कुछ मिनरल्स होते हैं जो बंजर भूमि में डालने के बाद उसमें मिनरल्स ऐड होंगे ना एक्स्ट्रा, तो कुछ रिसर्च पेपर का भी मानना है कि भैया सॉइल कंडीशनिंग में इनका यूज हो सकता है। ये फर्टिलिटी मैंने सॉइल का बोला भी था क्लास में। देखो एक्सेस चीज तो कहीं भी सही नहीं है, पहली बात तो मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है। बोल नहीं आया तो कोई बात नहीं, आनंद लो जीवन के। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एक टूल है जो किस चीज को वो करता है, एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल इंडस्ट्री, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए। R2 कोड ऑफ, ये करंट अफेयर वाले सवाल है। R2 कोड, ई वेस्ट पढ़ा था क्या हमने, जी हाँ। तो उसमें एक थीम थी, आपको बताया था मैंने कि रिसाइकल तो सब करते हैं, पर सारे प्रकार की रिसाइकलिंग काम आती है क्या, नहीं। हमें प्रॉपर सही तरीके से करनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग जिम्मेदारी क्या है, तो लेट आर एंड आर टू आर आर टू, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। ये ट्रूली करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था उस टाइम, मतलब मैं कह रहा हूँ। हाँ, वैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कहानी पड़ी थी। बताना ये जरा क्वेश्चन। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें, बायोमेडिकल वेस्ट में, रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट में, ई वेस्ट में, फूड सेफ्टी में। ऐसे कभी कभी देखो बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के अंदर घुस जाओ आप, जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, हल्का सा ऊपर ऊपर की काम कीजिए, पढ़ लो, काम खत्म, एक दो क्वेश्चन तो मिल जाए। फिर देखो क्वेश्चन एक और, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं हम लोग, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस किस को मेजर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। रिवीजन, रिवीजन पता लग जाएगा कितना किया तुमने इस टॉपिक से, पता लग जाएगा मुझे। डी लगा सारे आंसर डी, तो डी लगा दूंगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर रहे थे क्या हम, कर दो एलिमिनेट वन को, मैंने बोला था ना। क्या भैया 33% 31% के आसपास बच्चा तो पढ़ते ही नहीं है, रिवीजन नहीं करते, गड़बड़ भैया बहुत ज्यादा।
आपको क्या समझ में आया पिछले 12-13 क्वेश्चन लगा के पॉल्यूशन वाले उससे? क्या ऑब्जर्व किया? क्वेश्चन सही करा तो छोड़ो, सबको कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, रिवीजन तुम्हारी गलती है, तुम संभालो उसको। और क्या समझ आया? रिवीजन थोड़ा बहुत तुम्हारी गलती है ना, मैं उसका ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। यू शुड फोकस ऑन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन कर रही है, और उस पॉल्यूशन को क्या निकालती है वो तुम्हें ध्यान रखना है। थीम पकड़ना चाहिए तुमको। क्यों सारे के सारे टॉपर एक ही बात घुमाते रहते हैं कि वाई लगा देते हैं, लेकिन तुम उसके बाद वो क्या करें कोई नहीं बताएगा। मैं तुमको इसलिए कि तुम जब क्वेश्चन ऑब्जर्व करो तो थीम पकड़ो। ये देखो ना, एक एक चीज रिपीट भी हो रही है। लेटेस्ट इंडस्ट्री कुछ है तो ठीक है। दूसरी बात, जैसे ईपीआर जो था, प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, R2 प्रैक्टिसेस, ये करंट अफेयर वाली कहानी है। खूब डिटेल में भी नहीं गए, सिर्फ क्या चीज है वो बताऊं। फिर कुछ तकलीफ वाली चीजें पूछ रहा हूं कि ये चीज ऐसी है, ये इंपैक्ट करती है। स्मॉग वाला हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हें। जो आसपास न्यूज़पेपर में ना उसका बेसिक जानो बस। अंदर हम खूब अंदर तक चले जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तुम्हें एक भी क्वेश्चन में तहस नहस नहीं मिलेगा। जानकारी, बिल्कुल जानकारी बेसिक है। और आप लोग थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगाना। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। प्लीज आज रिवाइज करेंगे आप सोने से पहले। मुझे ब्लैंक पेज में ये चाहिए। कहां वाला, कौन सा वाला पेज? जो वाला ओलिफिन। हेलो ओलिफिन, आगे बात समझ में क्लास आज की? मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखता हूं, ब्लैंक शीट में मेथड करता हूं, वो भी बढ़िया चल रहा है बस। HNE ये क्या होता है? HNE यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा तब तो जीवन वर्ग कंप्लीट रिवीजन का कुछ बता दे तो बढ़िया हो जाता। जैसे ही आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हो, तो पुराने सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गए हैं उसके आप हर दिन 15-20 एमसीक्यूज लगाते चलिए। एमसीक्यू लगाने से वो सब्जेक्ट आपकी पकड़ में बना रहता है, उसे आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते। एक नियम बना लो कि सोने से पहले 15 क्वेश्चन लगाऊंगा मैं। लेट्स अज्यूम मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा पॉलिटी इकोनॉमी हो चुका है पहले, तो मैं रोज शाम को 15 क्वेश्चन पॉलिटी लगाऊंगा, फिर कल 15 क्वेश्चन पॉलिटी लगाऊंगा, फिर 15 क्वेश्चन पॉलिटी लगाऊंगा, और आखिर फिर 3 दिन इकोनॉमी लगाऊंगा। उससे आपका वो सब्जेक्ट जो है कमांड बना रहेगा। और फिर मैं तुम्हें कहूं कि नहीं नहीं, अरे पुरानी किताबें खोल के बैठ जाओ, इकोनॉमी पढ़ लो, नहीं नहीं, वो सिर्फ पढ़ने वाला काम नहीं है। तुम तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक कमजोर है, इसको ठीक कर लेते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यूएन यूएन का एक्शन बताया। चलो धन्यवाद, मिलते हैं 3 बजे के शो में।